अब डिस्कस करते हैं न्यूक्लियाई चैप्टर का पार्ट। बच्चों देखो, न्यूक्लियाई चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रेडियो एक्टिविटी है। बाकी तो ऑलमोस्ट डेफिनेशन ही बताते हैं अभी आपको। तो रेडियो एक्टिविटी, अब रेडियो एक्टिविटी का डेरिवेशन लेकिन रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ क्या कहता है? रेडियो एक्टिविटी डिके लॉ कहता है कि जो डिसइंटीग्रेशन है पार्टिकल का, डिसइंटीग्रेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह गए, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह गए उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दो डेफिनेशन है आपको जो यहां से लर्न करनी है। पहली है रेडियो एक्टिविटी की। तो क्या कहती है रेडियो एक्टिविटी? द फिनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। अगर आपने स्पॉन्टेनियस वर्ड नहीं लगाया तो डेफिनेशन काट दी जाएगी। द फिनोमेनन ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो स्पॉन्टेनियस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेशन देखिए नोट्स में। फिर रेडियोएक्टिविटी डिके लॉ। तो डिके लॉ कहता है कि जो पार्टिकल्स डिके हो रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेफ्ट। बच्चों जो बचे हैं पार्टिकल्स उन पे डिपेंड करता है। भाई मान लो कि इनिशियली पार्टिकल n नॉट थे, इनिशियल, तो रेडियो एक्टिव डिके लॉ, रेडियो एक्टिव डिके लॉ, तो इनिशियल पार्टिकल जो थे, इनिशियल पार्टिकल वो n नॉट थे, इनिशियल पार्टिकल n नॉट, बट आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t पार्टिकल बच गए n, पार्टिकल बच गए n आफ्टर टाइम t। तो dn by dt डिके, dn by dt जो डिके हो रहा है that is directly proportional to n। देख लो बच्चों, n नॉट से कोई मतलब नहीं है इसका, n नॉट से कोई मतलब नहीं। तो dn by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। तो dn by dt इज इक्वल्स टू लैम्डा n। तो लैम्डा हो गया डिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आपके नोट्स में लिखा है। नेगेटिव और लगा दिया, क्यों लगा दिया नेगेटिव? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, डिके हो रहा है, घट रहा है। तो dn by dt इज इक्वल्स टू नेगेटिव लैम्डा n। नाउ dn डिवाइडेड बाय n, नेगेटिव लैम्डा इनटू dt, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स यूजिंग लिमिट्स। तो अब करेंगे हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन लिमिट का ध्यान रखना है बच्चों। तो dn by n इंटीग्रेशन, नेगेटिव लैम्डा बाहर, dt इंटीग्रेशन। तो यहां टाइम जीरो, तो जब टाइम जीरो था शुरुआत में तो पार्टिकल कितने थे? n इक्वल टू कितने थे? n नॉट। देख लो ना, इनिशियली तो n नॉट थे। तो जब टाइम t जीरो है तो पार्टिकल n इक्वल टू n नॉट है, और जब टाइम t इक्वल टू t ले लोगे, एनी टाइम, कोई भी टाइम है ये, अरे 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, कुछ भी, जब टाइम t है तो पार्टिकल बच गए n। शुरुआत में पार्टिकल n नॉट, बाद में n बच गए। इंटीग्रेशन कर दो तो dn by n ये बच गया बच्चों ln, नेचुरल लॉग ln n। कहां से कहां तक? n नॉट से n तक। और dt का इंटीग्रेशन t हो गया 0 से लेके t तक। नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ln n माइनस ln n नॉट नेगेटिव लैम्डा t माइनस 0। तो ln n डिवाइडेड बाई n नॉट, बच्चों मैथ्स का फॉर्मूला है log m माइनस log n, log m डिवाइडेड बाई n।
तो ln नेचुरल लॉग है ये, n बाई एन नॉट नेगेटिव लैम्डा टी। तो n बाई एन नॉट इस ln को इधर पहुंचा दो बच्चों, एक्सपोनेंशियल सीरीज बन जाएगा जिसको आप एंटीलॉग भी कहते हैं। तो ये बन गया e की पावर नेगेटिव लैम्डा टी। सो फाइनली n इक्वल टू n नॉट e की पावर नेगेटिव लैम्डा टी। तो बच्चों ये रहे नंबर ऑफ पार्टिकल्स n आफ्टर टाइम t। तो इतने पार्टिकल्स बचे t टाइम के बाद। t टाइम कुछ भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। इसके निकालने के बाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट एनी टाइम निकालने के बाद हम बात करते हैं हाफ लाइफ की। क्या होता है बच्चों हाफ लाइफ? हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल के आधे रह जाते हैं। तो हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें पार्टिकल्स अपने ओरिजिनल के आधे रह जाते हैं। तो देखिए कैसे निकालोगे हाफ लाइफ। तो डेफिनेशन कहती है द टाइम ड्यूरिंग विच द पार्टिकल्स रिमेन हाफ ऑफ द ओरिजिनल इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो देखना हाफ लाइफ बच्चों, एट t इक्वल टू कैपिटल T, t बाई 2 मत लिखना बच्चों, एट t इक्वल टू t, t इज हाफ लाइफ, t इज द सिंबल ऑफ हाफ लाइफ। n इक्वल टू क्या रह गया, n नॉट बाई 2, और t यहां पे है हाफ लाइफ। अब ये जो फॉर्मूला है तुम्हारा, ये इस फॉर्मूले को यूज कर लो। इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी था ना, तो पुट कर लो n की जगह n नॉट बाई 2। यहां पे n नॉट है ही, e की पावर नेगेटिव लैम्डा और स्मॉल t की जगह कैपिटल T, हाफ लाइफ। तो n नॉट से n नॉट कैंसिल हो गया, e को वापस ले आओ, यहां log बन गया। तो ln 1/2 नेगेटिव लैम्डा टी, यहां पे लिख दो बच्चों ln 1 माइनस ln 2 नेगेटिव लैम्डा टी। ln 1 होता है 0, तो नेगेटिव ln 2 नेगेटिव लैम्डा टी। बच्चों इसको log में कन्वर्ट कर दो, log में। तो log में कन्वर्ट करोगे आप तो नेगेटिव से तो नेगेटिव कट गया, 2.303 log 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा टी। log 2 की वैल्यू पुट कर दो, द फाइनल आंसर ऑफ द हाफ लाइफ t इज इक्वल्स टू 0.693 divided by lambda. This is half life of radioactivity, यानी कि वो टाइम जिसमें पार्टिकल अपने ओरिजिनल के आधे रह गए। डिटेल आपके नोट्स में है ही। अब बच्चों अगर हाफ लाइफ बार बार हाफ लाइफ आती है और वो तुमसे कहता है कि 20 साल बाद, 50 साल बाद, 200 साल बाद, 5000 साल बाद पार्टिकल इतने रह गए, पार्टिकल इतने रह गए, तो तुमसे कहता है कि उसकी हाफ लाइफ निकालो, या तुम्हें हाफ लाइफ गिवन हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके, और वो डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर बार बार हाफ लाइफ आ रही है तो n बाई एन नॉट, हाफ लाइफ तो खत्म हो गई है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, n बाई एन नॉट हाफ की पावर t बाई टी। तो बच्चों ये तो t है एनी टाइम और ये है हाफ लाइफ। इस पे न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में कराया जाएगा। तो ये आपका टॉपिक खत्म हुआ, रेडियो एक्टिविटी। दोनों डेफिनेशन आपने नोट से पढ़ने हैं, डेरिवेशन ये रहा। अब पढ़ेंगे बच्चों बाइंडिंग एनर्जी
और बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ। बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है बोर्ड में, कंफर्म। तो बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जो ब्रेकअप कराने के काम आती है न्यूक्लियॉन्स को, और उसके बाद उन्हें इतना सेपरेट करो कि वो वापस एक दूसरे के पास नहीं आए। एक्यूरेट डेफिनेशन आपके नोट्स में है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर का ग्राफ आपको पेपर में ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन करना है, ये कंफर्म आएगा पेपर में। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ ये रहा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और ये रहा मास नंबर के बीच में बच्चों ग्राफ। ये ग्राफ एज इट इज बनाना है, आपके नोट्स में है, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर इसको एनसीईआरटी से ही देखना है। क्या है ये ग्राफ? हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 3। बच्चों इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत कम है, इसलिए ये आपस में ही ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और इसीलिए लिखते हैं यहां न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन स्मॉल पार्टिकल की बहुत कम होती है, इसलिए उनमें होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, पहला पॉइंट। दूसरा, ये बच्चों ये देखिए, ये जो हायर पीक्स पे हैं, ये जो हायर पीक्स पे हैं एलिमेंट्स, कौन कौन से हैं? हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर पे ध्यान दें, मास नंबर पे। तो ये वाले जो अपर पीक पे हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत ज्यादा है इनके नेबर से। आपको ये लाइन लिखनी है कि अपर पीक पे जो एलिमेंट्स हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत ज्यादा है और ये किसी से रिएक्ट भी नहीं करते। तीसरा पॉइंट, जो लोअर पीक पे है, लिथियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 18, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है इनके नेबर्स के कंपैरिजन में। एक पॉइंट ये लिखना है, ये ग्राफ बना के, ये ग्राफ बहुत सुंदर ढंग से बना के आना है पेपर में। उसके बाद देखिए बाइंडिंग एनर्जी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, बस ये लाइन लिख देनी है कि इससे सल्फर आयरन से यूरेनियम तक बाइंडिंग एनर्जी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, बस एक लाइन लिखनी है। और लास्ट में यूरेनियम, यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और इसके बाद डिक्रीज है जी, डिक्रीज करती है और कम हो जाती है। तो बच्चों इसमें आपको लिखना है लास्ट में कि यहां न्यूक्लियर फिशन हो जाता है, ये वाले पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, छोटे में, जैसे यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टन में टूट जाता है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ और उसकी 5 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन लिख देना बच्चों, ये तो जरूर आएगा, पक्का आएगा। मैं 5 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन क्या है मैं आपको फिर बता दूं। बहुत छोटे पार्टिकल न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, जुड़ जाते हैं आपस में। टॉप मोस्ट अपर पीक पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बहुत ज्यादा है, ये रिएक्ट नहीं करते। लोअर पीक पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन पार्टिकल्स की इनके नेबर से बहुत कम है। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करती है, और उसके बाद यूरेनियम में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फिर कम हो जाती है और इनमें फिशन होता है, मतलब ये टूट जाता है, फिशन बेरियम और क्रिप्टन में। तो ये था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, उसका ग्राफ। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। देखिए अल्फा, बीटा एंड गामा डिके। अब बच्चों देखो इनकी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है डायरेक्ट नोट से, डायरेक्ट आपके पास नोट्स में लिखी हुई है, 5 प्रॉपर्टीज याद कर ले। डिके मैं आपको समझा देता हूं और इस पे न्यूमेरिकल आएगा।
सुनिए जी, अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है 2,4 चार्ज 2 मास 4। हीलियम एटम होता है, दिस इज इक्वल्स टू हीलियम 2,4। बीटा होता है बच्चों -1,0 इलेक्ट्रॉन की तरह। तो ये बीटा नेगेटिव होता है, ये -1,0 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये तो बीटा नेगेटिव वाला है, बीटा पॉजिटिव भी होता है, +1,0, इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। बीटा पॉजिटिव बने हैं, ये इक्वल टू है +1,0। और गामा होता है बच्चों 0,0, ना कोई चार्ज है इस पे, ना कोई मास है। इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूं, वही क्वेश्चन आता है। अब क्या है जी, ये भाई मान लो कि कोई एलिमेंट है x, 80 160 ले लिया, ये बच्चों वैसे ही एग्जांपल के फॉर्म में है। अल्फा डिके हुआ तो क्या बचा, मान लो x1 बचा, तो यहां से 2 माइनस कर दो 78, यहां से 4 माइनस कर दो 156, अल्फा डिके पता लग गया। अब मान लो इसी में बीटा नेगेटिव वाला हो गया, बीटा नेगेटिव डिके, तो क्या बच जाएगा x2, यहां पे -1 हुआ है ना बच्चों, एक फालतू हो जाएगा, 79 हो गया, एक इंक्रीज कर गया। रीजन -1 है बीटा, देख लो ना, -10 है बीटा नेगेटिव वाला और 156। मान लो बच्चों बीटा पॉजिटिव वाला हुआ है, बीटा पॉजिटिव, एक निकाल दो, एक डिक्रीज कर दो, तो लो जी x3 बच गया, तो एक माइनस हो गया 78 156। और फाइनली बच्चों अगर गामा डिके हुआ है तो नो चेंज, गामा डिके में नो चेंज, और क्या बच गया यहां पे x4 78 156, तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं आया। तो ये अल्फा बीटा गामा डिके मैंने आपको समझाया, इसकी प्रॉपर्टीज आपको एज इट इज याद करनी है, नोट्स में है आपके। एक और चीज याद कर लेना बच्चे, यहां से एक और चीज याद कर लेना। देखो बच्चों ये सारी थ्योरी है, ये सब कुछ लर्न करना है, प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर फोर्स की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। न्यूक्लियर फोर्स और उसकी प्रॉपर्टीज याद करना और अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज याद करना, ठीक है जी। ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब डिस्कस करते हैं बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन। तो फ्यूजन में क्या होता है बच्चों कि हाइड्रोजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, हाइड्रोजन 12 प्लस हाइड्रोजन 12 ये मिल गए और हीलियम 24 बना दिया, प्लस एनर्जी निकल गई। बच्चों सन में यही हो रहा होता है, और सन से जो आपको एनर्जी मिल रही है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही मिल रही होती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में आपने देखा कि दो छोटे पार्टिकल मिले और बड़ा पार्टिकल बन गया, ठीक है ना, डेफिनेशन आपके नोट्स में। अब आ जाइए न्यूक्लियर फिशन, ये बिल्कुल उससे उल्टा है न्यूक्लियर फ्यूजन से। फिशन में क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन में कि एक बड़ा पार्टिकल ले लो, ये लो जी यूरेनियम 92 235, ये स्प्लिट हो गया, ये स्प्लिट हो गया, बेरियम में, क्रिप्टन में प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं इससे और साथ में एनर्जी निकल गई। तो ये होता है आपका न्यूक्लियर फिशन, मतलब एक बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में ब्रेक होना, न्यूक्लियर फिशन होता है। अब बच्चों ये जो न्यूक्लियर फिशन है ये एटम बॉम्ब में होता है। तो यहां से दो चीजें हैं, एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और दूसरी
कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो मैं आपको दोनों समझा रहा हूं, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड तो एटम बम हो जाती है और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है रिएक्टर के अंदर। तो देखते हैं जरा चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन तो पहले बच्चों जरा समझ लो, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और यहां आप समझ लो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये रिएक्टर में होती है और ये एटम बम बन जाता है। तो क्या है जरा समझना। ये रहा एक यूरेनियम, यहां से एक थर्मल न्यूट्रॉन आके टकराया। थर्मल न्यूट्रॉन 2200 मीटर पर सेकंड की स्पीड होती है इसकी। और ध्यान रखना ये स्लो होता है, ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट चलता है। तो थर्मल न्यूट्रॉन आके इससे टकराया तो 3 न्यूट्रॉन निकल गए। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, वो बेरियम क्रिप्टन तो निकले ही, बेरियम क्रिप्टन तो निकलेंगे। लो बच्चों, ये आगे फिर 3 यूरेनियम रखे हैं, 3 यूरेनियम, यू यू यू। तो ये जो तीनों यूरेनियम है, इनसे 3 न्यूट्रॉन आके टकरा गए। अब फिर से बेरियम क्रिप्टन और 3 न्यूट्रॉन। तो लो जी, यहां से 3, यहां से 3, यहां से 3, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब ये कंट्रोल में नहीं है, इसी को तो एटम बम कहते हैं। फिर ये न्यूट्रॉन 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 देखो, और ये यूरेनियम रखे हैं बच्चों, यूरेनियम। अब यहां से ऐसे करके ये चलते रहेंगे, जितने यूरेनियम आगे रखे रहेंगे सब के सब यूज होंगे और एटम बम बना देंगे। अब बात करते हैं कंट्रोल्ड की। कंट्रोल्ड में क्या है कि ये एक यूरेनियम थर्मल न्यूट्रॉन आके टकराया, बेरियम क्रिप्टन तो बने ही, बेरियम क्रिप्टन तो बने ही, 3 न्यूट्रॉन निकले, 2 रोक दिए, 2 रोक दिए, एब्जॉर्ब कर लिए बोरोन या कैडमियम की रॉड से। बोरोन या कैडमियम की रॉड से 2 न्यूट्रॉन रोक दिए। कैडमियम रॉड, सीडी रॉड लिख लो इसे, सीडी रॉड। एक यूरेनियम से जाके टकराया न्यूट्रॉन। जब एक यूरेनियम से जाके टकराया फिर 3 निकले। तो देखो बच्चों, ये 3 निकले, फिर ये 2 फिर रोक दिए, बोरोन या कैडमियम की रॉड से रोक दिए। अब एक बचा ना, फिर ये एक जाके टकराया फिर यूरेनियम से। तो ऐसे बच्चों ये कंट्रोल फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हो रही है, तो ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बन गई, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इससे जो हमें एनर्जी मिली उस एनर्जी को यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने में। तो बच्चों ये तो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर कंट्रोल्ड फॉर्म में, और ये होता है जी एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब क्योंकि ये और बढ़ता चला जाएगा आगे, और बढ़ता चला जाएगा जब तक सारा फ्यूल खत्म ना हो। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फ्यूल कौन सा होता है? यूरेनियम। होता क्या है, वर्किंग क्या है उसकी? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट होता है जो उसको ठंडा रखता है, और ठंडा रखता है तो लिक्विड सोडियम है। और कैडमियम और बोरोन की रॉड क्या करती हैं? ये सब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जी। तो इस तरीके से आप कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन सीख गए।